ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल सर्विलेंस एंड एमडीआरओ सर्विलेंस। ठीक है, इन्वायरमेंटल सर्विलेंस क्यों करना चाहिए हॉस्पिटल में? बिकॉज इन्वायरमेंट से हम क्या रिलेट कर रहे हैं? एयर, वाटर एंड सरफेस। तो ये तीनों ही चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है पेशेंट को या फिर हेल्थ केयर वर्कर को। क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर के लिए भी हम ये कर रहे हैं ना, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिवेंशन हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम पेशेंट के बीच का इन्फेक्शन रोक सके, हेल्थ केयर वर्कर टू पेशेंट का इन्फेक्शन हम रोक सके, और दो हेल्थ केयर वर्कर्स के बीच जो इन्फेक्शन हो सकता है बिकॉज दे आर टचिंग डिफरेंट पेशेंट्स एंड हैंडलिंग डिफरेंट पेशेंट्स, उसके लिए हम इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिवेंशन करते हैं। तो इन्वायरमेंटल सर्विलेंस में हम तीन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, एयर, वाटर एंड सरफेस। ठीक है, लेकिन इन्वायरमेंटल सर्विलेंस को रूटीनली नहीं किया जाता। क्यों? कॉस्ट से ज़्यादा इट इज़ अनडायरेक्टेड। मतलब आप सपोज एक एयर को फिल्टर कर रहे हो इस एरिया में, is there a need to do that? Because air is everywhere and it's not constant in this area, like it's coming from outside, यहाँ से बाहर जा रहा है। So unless and until it is directed, अगर आपको कोई hazardous पैथोजन के बारे में आपको अगर कोई सस्पिशन है तो आप इसको करोगे, या फिर कोई मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म का आपकी हॉस्पिटल में प्रेवलेंस बढ़ गया है तो आप सरफेस सर्विलेंस की तरफ जा सकते हो। तो जब भी ये आप करना चाहोगे उसके 4 इंडिकेशंस है। फर्स्ट मैंने आपको बोला आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन में, अगर कोई क्लस्टर आपको मिल गया कि सेम ऑर्गेनिज्म के 5 पेशेंट है सपोज, तो आपको देखना होगा कि ये कहाँ से पनप रहा है ये पैथोजन। तो इट कुड बी वाटर, इट कुड बी एनी सरफेस, हो सकता है किसी हेल्थ केयर वर्कर के अंदर कोई हेल्थ केयर वर्कर इसका कैरियर हो। सो वॉट एवर सर्फेसिस ही इज टचिंग वहाँ पे वो आपको मिल सकता है। तो पेशेंट सराउंडिंग में से आप सरफेस सैम्पलिंग कर सकते हो, है ना। तो आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन होता है। दूसरा होता है रिसर्च पर्पस के लिए, अगर आपको प्रिवलेंस जानना है कोई पैथोजन का, या फिर आप किसी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस को आपने चेंज किया, एक पर्टिकुलर वार्ड में आपने हैंड हाइजीन का ऑडिट करना चाह रहे हो आप, उसके लिए आपने ट्रेनिंग दिया हेल्थ केयर वर्कर्स को, तो रिसर्च के टाइम पे यू कैन डू दिस, है ना, रिसर्च के टाइम पे। या फिर कोई बिल्डिंग में न्यूली कंस्ट्रक्टेड ओटी तैयार हुआ है तो उस टाइम पे आप एयर सैम्पलिंग कर सकते हो, या फिर कुछ रिनोवेट किया आपने उसके बाद आप देख सकते हो कि क्या चेंजेस हुए। तो इट हैज़ टू हैव सम रीजन, रूटीनली इट इज़ नॉट डायरेक्टेड। ठीक है, एनवायरमेंटल सर्विलेंस। फर्स्ट हम पढ़ेंगे वाटर सर्विलेंस। वाटर सर्विलेंस हम क्यों कर रहे हैं? टू नो इफ द वाटर इज फिट फॉर कंजम्पशन। फिट फॉर कंजम्पशन मतलब हम क्या देखना चाह रहे हैं इसमें कि कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है, है ना, to rule out waterborne infections. I'll give you a good example. Suppose यहाँ पे hostels है बहुत सारे and you get so many cases of abdominal pain, nausea, vomiting. तो you might suspect कि बच्चों में ये कहाँ से आ सकता है, हो सकता है उनका वाटर सप्लाई इन्फेक्टेड हो, राइट। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, वाटर सर्विलेंस हम कर सकते हैं टू फाइंड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज कंटेमिनेटेड विद सीवेज वाटर और नॉट। तो इसका इन सब इंडिकेशंस के लिए यू कैन परफॉर्म वाटर सर्विलेंस, और इन केस ऑफ आउटब्रेक्स एंड डायलिसिस यूनिट में आप कर सकते हो। routinely it is not done, it's an optional thing, okay, it is per to the policy of the hospital. What are the organisms that you suspect in the water? तो they have to be waterborne pathogens जो पानी में पनपते हैं। तो इसमें सारे ही ग्रुप्स मैंने लिखे हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स। बैक्टीरिया में क्या आप सस्पेक्ट कर सकते हो? मोस्ट कॉमनली क्या होगा, अगर सीवेज कंटामिनेशन है तो आपको क्या मिलेगा? ई कोलाई, थर्मोटॉलरेंट ई कोलाई मिलेगा। ठीक है, फिर है विब्रियो कॉलेरी, साल्मोनेला, शिगेला, येर्सिनिया, कंपाइलोबैक्टर। ऑल दिस विल बी बैक्टीरियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी सीन इन वाटर। फिर वायरस में वाटरबॉर्न, ओरो फीको ओरल रूट जिससे है, तो वायरल हेपेटाइटिस जिससे हो सकता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, पोलियो वायरस, रोटा वायरस, ये सब पानी से हो सकता है। ठीक है, प्रोटोजोवल में क्या होगा? All these protozoas, एंटामीबा, जियार्डिया, वैलेंटिडियम, क्रिप्टोस्पोरिडियम, आइसोस्पोरा, ये तो मोस्टली अटैक करता है टू द इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड ग्रुप, बट दिस immunocompetent person can also get easily, it can be transmitted to that person.
हेलमिंथिक में यू कैन गो फॉर, कैसे होगा ये, विद द हेल्प ऑफ एग्स। इसके जो एग्स होंगे वो इंसान कंज्यूम करके फिर ये हेलमेंट्स उसकी स्टमक में जाके ग्रो करेंगे, है ना। द पर्सन विल गेट इन्फेक्टेड बिकॉज ऑफ एग्स इन दैट, ओके। एंड ऑल दीज अदर organisms that require intermediate host जो पानी में रहते हैं, तो ये सब पैथोजेंस को आप सस्पेक्ट कर सकते हो। इन दीज केसेस आपको वाटर सैम्पलिंग करना है। बट fecal contamination के लिए there is some indicator organism that we consider which is thermotolerant E. coli. Thermotolerant से क्या पता चल रहा है? It is able to survive on higher temperatures. So whenever you incubate this at 44 degrees in the incubator, it will survive. It will show you the positive biochemical reactions. So what does it confirm? It confirms recent fecal contamination. Recent matlab near in the past, है ना? Confirms recent fecal contamination of water. It is the most sensitive indicator. अगर आपको ये thermotolerant E. coli पानी में मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पानी पीने लायक नहीं है, इसमें fecal contamination हो गया है, ठीक है। What are other indicators? Coliforms more other than E. coli that are there in the intestine, okay. Then fecal streptococci. This streptococci is a remote indicator of contamination. Recent से भी आगे, remote, ठीक है। That is the remote indicator of fecal contamination. Then you can see Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa or bacteriophages. What are bacteriophages? They are the viruses that attack bacterium. Okay, they are bacteriophages. So these are other indicators, but we are focusing on what? Thermotolerant E. coli, which tells you that fecal contamination is recent. Okay. So what are the methods of analysis? हम hospital में क्या कैसे analyze करोगे आप इसको? 3 methods I'll tell you. Presumptive coliform count, multiple tube method. Second is differential coliform count, Ejectman's test, and membrane filtration method. What happens in multiple tube method? हम लेते हैं मैकॉन की broth, double strength or single strength करके हम, it depends on what kind of water you are suspecting, what kind of water you are testing, polluted, unpolluted, उसके हिसाब से स्ट्रेंथ को हम लेते हैं इसमें मैकॉन की ब्रॉथ की स्ट्रेंथ को। सो आई एम टेलिंग यू अबाउट द अनपोल्यूटेड वाटर, ओके। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा वाटर सैंपल रहेगा उस वाटर सैंपल को हम इन वॉल्यूम्स में, इन ट्यूब्स में विच कंटेन 10 ml ऑफ दिस ब्रॉथ। ब्रॉथ इज व्हाट? कुछ हम मीडिया दे रहे हैं बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, विच इज इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। तो ये हम इसमें डालेंगे एंड देन वी विल इंक्यूबेट इट ओवरनाइट और फिर हम उसका रिजल्ट देखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कलर चेंज हुआ, मतलब ये फर्मेंट हुआ, ओके। और ये जो ट्यूब दिख रही है इसमें छोटी सी, ये क्या है? ये गैस के लिए है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, इफ इट इज प्रोड्यूसिंग गैस, तो ये ट्यूब के अंदर आपको गैस दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये 4 ट्यूब्स पॉजिटिव आ गई, ये 2 ट्यूब्स पॉजिटिव आ गई, यहाँ पे तीनों नेगेटिव आ गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो वाटर सैंपल का जो स्ट्रेंथ था वो अलग था, ठीक है। तो ये जो अभी हमारे फाइंडिंग्स होते हैं इसको हम मैक्रेडीज टेबल से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देयर इज सर्टेन टेबल कॉल्ड एज मैक्रेडीज टेबल व्हिच इज अवेलेबल इन द लेबोरेटरी। उस कैलकुलेशन के बेसिस पे आपको पता चलता है कि इसमें कोलिफॉर्म काउंट पर 100 ml कितना है। तो we get to know about the most probable number. This MPN is most probable number, okay. So when we know this, you see what is the grading. What is the grading here? If it is more than 4, you start thinking that this water is suspicious and you might ask for the repeated sample, okay. In case if it is more, it's around 7, 8 or 9, then or more than 10, you can definitely say that this is unsatisfactory sample and you reject this sample. मतलब you tell them not to drink from this source of water and to take the
to take the repair measures, right, to the water source. ठीक है, this is about multiple tube method. Coming to differential coliform count test, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये ब्रिलियंट ग्रीन बाइल ब्रॉथ लेते हैं. अगर आप इसमें ऑर्गेनिज्म इनोकुलेट करोगे, it will show you the change, and to check if it is thermotolerant E. coli or not, you will perform indole test. अगर ये इंडोल टेस्ट पॉजिटिव आता है at 44.5 degrees 45 degrees temperature, that it means that this is thermotolerant E. coli which is giving a positive reaction, and this water is non-drinkable. Okay, understood this much? Two tests, multiple tube method and differential method. Then coming to filtration method. फिल्ट्रेशन मेथड में क्या है, ये फिल्ट्रेशन यूनिट है, इसमें वैक्यूम होता है, यहाँ पे होता है एक मेम्ब्रेन. वो मेम्ब्रेन क्या करता है, जो भी बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उसको पकड़ लेता है. ठीक है, इसका पोरस साइज इतना छोटा होता है कि दे कैन नॉट पास थ्रू दिस. सो व्हेन यू पास दिस वाटर थ्रू दिस, देन यू टेक इट आउट, टेक दिस membrane and place it on the agar, place it on the media on which the bacteria grows. उसको incubate करके आपको कॉलोनी काउंट गिनना है. तो जब ये कॉलोनी काउंट 100 के ऊपर चला जाए, पर ml से हम इसको गिनते हैं, अगर ये कॉलोनी काउंट 100 के ऊपर चला जाए, इसका मतलब क्या है, ये अनसेटिस्फैक्ट्री है सैंपल. ओके, अगर आप इसमें रीनल डायलिसिस यूनिट से पानी लेके डाल रहे हो, जो आप डायलिसिस के लिए यूज कर रहे हो, उस पे कॉलोनी काउंट डिफर करता है. इफ इट इज मोर देन 10, इसका मतलब आपको ये पानी डायलिसिस के लिए यूज नहीं करना है. ठीक है, दिस इज अबाउट मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड. ओके, अभी हमने क्या पढ़ा, वाटर सर्वेलेंस पढ़ा. Coming to next, what is next? Air surveillance. Air surveillance में मैंने पहले बताया था, where do you do air surveillance? Outbreak investigation, कोई नया infection control method आपने लिया है उसके लिए, या फिर construction हुआ है उसके लिए. ठीक है, how do you perform this? आपको दो पैरामीटर्स देखने हैं. एक है माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर. माइक्रोबायोलॉजिकल मतलब आप क्या देख रहे हो, उसमें एयर के अंदर कितने बैक्टीरियल और फंगल सेल्स है वो देख रहे हो. दूसरा है नॉन माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स. इसके अंदर क्या आएगा, मेंटेनेंस ऑफ ओटी. तो आप लोग में से जितने लोग ओटी में काम कर चुके हैं उनको पता होगा कि देयर इज पॉजिटिव प्रेशर इनसाइड द ओटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ें. तो माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स कैसे देखोगे, देयर आर टू वेज, एक्टिव एंड पैसिव मॉनिटरिंग. तो फर्स्ट आई विल शो यू हाउ टू डू पैसिव मॉनिटरिंग. पैसिव मॉनिटरिंग में सेटल प्लेट मेथड होता है. इसमें हम क्या करते हैं, ये ब्लड अगार का प्लेट है. ये प्लेट को आपको 1 घंटे के लिए ओटी के अंदर 1 मीटर अबव फ्रॉम द सरफेस, 1 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल रख देना है. आप लोग करते हैं ये चीज, किसी ने देखा है? ठीक है, ये प्लेट्स कहाँ रखी जाती है, 1 मीटर अवे एंड 1 मीटर above from the ground. For 1 hour you are placing this plate. Also where can you plate this plate? ये तो पेरिफेरल प्लेट हो गया. एक सेंट्रल के लिए आप प्लेट रख सकते हो नियर द ओटी टेबल. ठीक है, क्या करना है उसके बाद, ये प्लेट देना है माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में. वी विल इंक्यूबेट इट एट 37 डिग्री फॉर 24 आवर्स. देन इसके अंदर जो कॉलोनीज फॉर्म होंगी उसको हम कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर मीटर स्क्वायर पर आवर से हम गिनेंगे. ठीक है, एक्सेप्टेबल लेवल्स क्या है, ये 9 सेंटीमीटर का जो ब्लड अगार का प्लेट है, इसके अंदर अगर 5 से कम कॉलोनीज हुई एट रेस्ट, देन दैट इज एक्सेप्टेबल. अगर ओटी चल रहा था, ओटी वाज फंक्शनिंग, और वैसे में अगर आपको 25 कॉलोनीज से कम मिला, दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल. If it is exceeding more than 25 colonies, then it is not acceptable. You are recommended to take some measures. ठीक है, this is passive monitoring. Okay. Active monitoring में
It is almost the same way, but what we are using some mechanical gadget. क्या क्या होता है उस गैजेट में? इसका फायदा क्या है एक्टिव मॉनिटरिंग का? ये गैजेट जितना एयर इसने सक किया उसको मेजर करता है. पैसिव मॉनिटरिंग में आप प्लेट रख दे रहे हो, उस पर कितना एयर हम लोग मेजर कर पा रहे हैं, वी डोंट नो. बट इस गैजेट में कितना एयर इसने मेजर किया ये हमें पता चलता है. ठीक है, इसके अंदर भी एक प्लेट आप रख सकते हो एंड इट टेक्स ऑल द एयर गोज थ्रू दिस एंड ऑल द एयरबॉर्न पार्टिकल्स दे आर इम्पैक्टेड हियर. तो ये जो प्लेट होता है इसको भी हम सेम वे फिर इंक्यूबेट करके देन वी सी. ठीक है, दिस इज नोन एज एयर सैम्पलर और सीव सैम्पलर. ठीक है, इसमें एक वैक्यूम पंप होता है जो ये पूरा एयर इसको सक करता है and then you can measure the air that you have checked through this gadget. Okay, coming to non microbiological parameters. क्या है non microbiological parameters? आपको पता होगा एयर चेंजेस कितना होता है हाई रिस्क एरिया में. टीबी लैब में कितना एयर चेंजेस चाहिए मिनिमम? 12. ठीक है, यहाँ पे कितना चाहिए? 20, because this is OT. हमें क्या चाहिए इसके अंदर? स्टेराइल एनवायरनमेंट चाहिए, राइट? दिस इज फॉर OT. देन एयर वेलोसिटी कितना होना चाहिए? डाउनवर्ड एंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो होना चाहिए. लाइक इट्स कमिंग फ्रॉम अप बट इट्स डाउनवर्ड एंड यूनिडायरेक्शनल. पॉजिटिव प्रेशर शुड बी प्लस 2.5 पास्कल्स. व्हाट डज दिस मीन? बाहर की हवा अंदर नहीं जाती है OT में. ठीक है, OT से बाहर हवा जाती है. ओके, टेम्परेचर कितना होना चाहिए? राउंड अबाउट 20 डिग्रीज. इन ऑर्थो OTs इट्स इवन लेसर, अबाउट 18, राइट? देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड बी आइडियली 55%. एयर हैंडलिंग यूनिट डेडिकेटेड होता है OT के लिए. यू कैन नॉट फिट सेंट्रलाइज्ड और विंडो और स्प्लिट AC इन द OT. ठीक है, वॉल, फ्लोर एंड सीलिंग शुड बी नॉन पोरस, स्मूथ, सीमलेस मटेरियल विथ एंटीबैक्टीरियल पेंट. ठीक है, ऑक्यूपेंसी मतलब कितने लोग एक बार में OT के अंदर रह सकते हैं? इट हैज टू बी लेस देन 8 पीपल. ओके, 8 मतलब बहुत हो गया. Sometimes OT is overcrowded, right? It should be about 5 to 8 people max. This is about non-microbiological parameters in operation theatre. Okay. Then coming to surface surveillance. Surface surveillance किन cases में कर सकते हो? Suppose you are suspecting any multi-drug resistant organism within the ICU. तो आपको देखना है कि कितने patients हो सकते हैं जो ये कैरी कर रहे हैं. तो उनका आप सरफेस, उनका सराउंडिंग में आप सर्वेलेंस कर सकते हो, है ना? Where do you perform this surface surveillance? In high touch surface areas. तो high touch surface areas क्या होते हैं हॉस्पिटल में? हाई टच मतलब क्या? बार बार यूज करने की वजह से ज्यादा टच होते हैं बाय हेल्थ केयर वर्कर्स. तो वो क्या हो सकता है? साइड स्टैंड, IV स्टैंड, मॉनिटर, कार्डियक मॉनिटर, बेड रेल्स, राइट? दिस स्विचेस, इलेक्ट्रिक बोर्ड, यस, ऑक्सीजन का जो पैनल होता है वो, है ना? All these things are high touch surface areas. What about in the washroom? Patient care areas में क्या हो सकता है? Sinks, commodes, है ना? Door knobs, electric switches. ये क्या है? Walkers. All these things, even wheelchairs. ये सब आ गया हाई टच सरफेस एरियाज के अंदर. तो आपको सैम्पलिंग कैसे करना है? Whenever you are taking the sample, just remember it should be in the zigzag pattern so that you cover all the surface like this. Can you see this? ऐसे करना है आपको. Surface sampling has to be done like this. Okay? ये जो tilt है ना, this is also important.
You cannot hold the swab like this. ऐसे करने से नहीं होगा. You have to tilt the swab and cover all the surface area. Okay? This is how you do surface sampling. This was about surface sampling. Now coming to multi-drug resistant organism surveillance. First you need to understand what is multi-drug resistance organisms. आप लोगों ने MRSA का नाम सुना है? मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस सुना है. और कोई एग्जांपल्स बता सकते हो MDRO के? Multi-drug resistant Acinetobacter. Okay. Same way Pseudomonas could be there. Vancomycin resistant Enterococci could be there. Right? कोई फंगस का नाम बता सकते हो जो emerging pathogen है? कोई Staphylococcus aureus बता सकते हो जो emerging है resistance के लिए? Vancomycin resistant MRSA के लिए क्या है ड्रग ऑफ चॉइस? वैंकोमिसिन. बट वैंकोमिसिन भी रेजिस्टेंट हो चला है, ऐसा भी स्टैफ है वैंकोमिसिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस. ठीक है, तो ये इमर्जिंग पैथोजेंस है. एंडोमिक पैथोजेंस वो है जो आपने अभी नाम गिने. सो दे हैव ऑलरेडी बीन फाउंड. सी द years they came into existence. So we already know about them. They are endemic to the hospitals all over the countries. So by definition, MDROs as microorganisms, specifically bacteria we are talking about, that are resistant to one or more classes. But when they are talking about resistant to one class, they mean अगर आप vancomycin की बात करो तो it is resistant to most other classes also, right? That's why we are doing surveillance, because they are related to what? अगर MDRO होता है पेशेंट के अंदर तो उसको ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. पेशेंट गोज इनटू द रिस्क ऑफ हायर मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी. मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी पता है सबको? मोर्टेलिटी मतलब डेथ, मॉर्बिडिटी इज मतलब इट कुड हैव bad effects after patient is even going home. He could have a very bad prognosis, could lose his quality of life, right? फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि पेशेंट को लॉन्गर स्टे करना पड़ता है हॉस्पिटल में फॉर द ट्रीटमेंट. बिकॉज टू ट्रीट दिस वी हैव टू गिव सिस्टमिक थेरेपीज, कॉम्बिनेशन थेरेपीज मोस्ट ऑफ द टाइम, विच यू कैन नॉट गिव टू द पेशेंट ऑन OPD बेसिस, है ना. तो लॉन्गर स्टे होने की वजह से फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है ऑन द हेल्थ केयर सेटअप एंड पुअर क्लिनिकल आउटकम. शायद प्रोग्नोसिस इतना अच्छा ना हो पेशेंट का. एंड व्हेन द पेशेंट इज हिमसेल्फ अ कैरियर, देयर इज अ चांस दैट ये सब और आगे उसको अगेन ही कैन गेट इन्फेक्टेड विद द सेम ऑर्गेनिज्म. ओके, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट एड टू द परसिस्टेंस ऑफ दीज MDROs? कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी और इनड्वेलिंग डिवाइसेस. जो बहुत डेबिलिटेटेड पेशेंट्स होते हैं, जैसे 14-15 डेज तक वेंटिलेटर पे है पेशेंट, प्रॉपर केयर नहीं हो पा रही है, इमोबाइल है, he has developed bed sores, right? All these comatose patient, so they are more prone to these organisms. Why are they prone to these organisms? ये organisms कहाँ हो सकते हैं? In the hospital environment, right? In the healthcare workers' hands. Healthcare worker carrier हो सकता है इन सब का. So they are more prone to this. Then there is something called as selective pressure theory in microbiology. What is this theory? Suppose आप किसी patient में treat कर रहे हो, एक organism आया जो resistant है किसी एक particular दवाई को, और बाकी जो organisms है वो लोग sensitive है. तो ये दवाई से जो sensitive organisms होते हैं वो मर जाते हैं, बट जो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है वो तो पनप रहा है. देन ही इज डेवलपिंग मोर रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स. बाइनरी फिजन से जब बैक्टीरिया डिवाइड होता है तो वो ये सब उसके ऑफस्प्रिंग्स को दे रहा है. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो वीकर बैक्टीरिया होता है वो मर जाते हैं और जो रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज होते हैं वो पनपते रहते हैं. तो उसके चलते
ओनली रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स विल सर्वाइव। जो सेंसिटिव स्ट्रेन था ऑफ द सेम बैक्टीरिया वो तो सब मर गया, बट जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन था वो सर्वाइव कर रहा है, वो खुद का कम्युनिटी और बढ़ा रहा है ना। तो उसके लिए हमारे पास दवाई नहीं है, बट इट कीप्स ऑन गोइंग। दैट इज नोन एज सिलेक्टिव प्रेशर थ्योरी। This is a very important theory and very important for the presence and maintenance of MDROs in the environment. Okay. What is other thing? Poor compliance towards IPC practices. अगर आप हैंड हाइजीन किए बिना पिक कर रहे हो विदाउट यूजिंग PP, सपोज अ पर्सन इज कैरिंग अ MRSA इन हिज नेल्स, ठीक है, कोई हेल्थ केयर वर्कर है जो MRSA का स्ट्रेन अपने नाक में लेके घूम रहा है, वो इन्फेक्ट नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ गुड इम्यूनिटी, बट ही गोज एंड टेक्स केयर ऑफ द डेबिलिटेटेड पेशेंट। वहाँ पे जाके इफ ही इज कैरिंग दिस इन हिज हैंड्स और लेट्स से ही जस्ट स्नीज करने से if this all is spread on the bed rails, हो सकता है with touching this MDRO will spread in the ward, right? So there has to be a good compliance towards infection control practices. Okay, this is very important. These are all the factors that I stated. ये सब MDRO के prevalence में काम आते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन मैंने बताया कैसे हो सकता है, या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट वे। डायरेक्ट क्या होता है? कंटामिनेटेड हैंड्स, बॉडी फ्लूइड्स, कोई एक पेशेंट है जिसका वुंड इज कैरिंग MDRO, आपने उसको हाथ लगाया, वही हाथ जाके आपने किसी टेबल ट्रॉली को लगाया दूसरे पेशेंट को, तो इट कैन गो ऑन लाइक दैट, है ना। तो दो पेशेंट के बीच में अगर आपको हैंड वॉश करना है दैट इज मैंडेटरी। ओके। इनडायरेक्ट वेज क्या है? क्लोथ्स, पेशेंट केयर ऑब्जेक्ट, सर्फेसेस, फोमाइट्स और पर्सन। Patient care objects, very important. Suppose you are using thermometer, suppose you are using stethoscope, BP cuff instrument, or for that matter you are using bedpan, right? It has to be dedicated for the people who are known to have high risk of MDROs. तो इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स के अंतर्गत इसके लिए हमारे पास दो स्ट्रैटेजीज है। एक स्ट्रैटेजी आपको पता है, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस। कोई भी MDRO के लिए हमें क्या फॉलो करना है? कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस। हम उसको कोर स्ट्रैटेजी बोलते हैं। ये स्ट्रैटेजी इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ MDRO हम फॉलो करते हैं। व्हाट इज दैट स्ट्रैटेजी? फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, हैंड हाइजीन आपको मेंटेन करना है। जब आप PP की बात करते हो, कोई भी PP किट आपने अगर MDRO पेशेंट के लिए यूज किया है, MDRO है पेशेंट, ये कैसे पता चलेगा? आपको पता तब चलेगा जब आप कोई उसका सैंपल लेबोरेटरी में भेज रहे हो। वी आर गिविंग यू द affirmative that this person has this resistance towards this particular antibiotic, we are labeling it as MDRO. That thing you have to put up on the file of the patient. फाइल पे लिख देने से जो रिसीविंग एंड पे भी डॉक्टर्स है उनको पता चलेगा। हो सकता है पेशेंट ट्रांसफर होके बाहर जा रहा है, उनको बताओगे कैसे? इट हैज टू बी लेबल्ड सो दैट दे आल्सो टेक द नेसेसरी प्रिकॉशंस, राइट? इसके लिए PP जो आप यूज कर रहे हो पेशेंट के लिए, वो आपको उसी कमरे में डिस्कार्ड करना है जहाँ पे पेशेंट है। वो PP पहन के आपको बाहर नहीं जाना है। Be it a glove, be it a mask or gown. It has to be discarded at the site of use when you are dealing with the MDRO patient. Single use equipment या dedicated equipments आपको use करना है। अगर MDRO का patient है, आप उसका stethoscope, thermometer, उसका BP का instrument, ये सब अलग रखिए। Do not use this on the other good patients. Patient placement कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड होना चाहिए। अगर सेम पेशेंट्स है आपके पास 3 जिनके अंदर MRSA आपको दिखा है, तो उनको आप कोहोर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कोहोर्टिंग की सुविधा आपके पास नहीं है, तो आपको ये पेशेंट को टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वार्ड, आइसोलेटेड एक बेड आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वार्ड पे रखना है। यू कैन कवर दिस पेशेंट विथ ड्रेप्स, कर्टन्स होता है ना, ड्रेप कर्टन्स, उसके अंदर आप ये पेशेंट रख सकते हो। दूसरा, आपको उसके बेड
उस पे फाइल्स पे आपको मेंशन करना है दैट दिस इज MDRO पेशेंट एंड यू हैव टू मेंटेन द डिस्टेंस फ्रॉम अदर बेड्स, राइट? एंड ऑल्सो यू हैव टू प्रोवाइड द डेडिकेटेड स्टाफ। उस पेशेंट को जो स्टाफ देख रहा है वो दूसरे पेशेंट्स नहीं देखेगा। दिस यू हैव टू फॉलो, ओके? Transfer of the patient. Whenever you are transferring this patient, you have to make sure that it has to have some clinical reason. फालतू में इधर उधर लेके नहीं जाना है पेशेंट। अगर कोई इंटरवेंशन है, कोई रेडियोलॉजिकल टेस्ट है या फिर किसी और रीजन से आपको ट्रांसफर करना पड़ रहा है, तो विद अ प्रॉपर हिस्ट्री एंड मेंशनिंग ऑन द फाइल यू हैव टू ट्रांसफर दिस पेशेंट, राइट? Also, you have to disinfect the room of the patient on daily basis or as advised. अगर डिसइंफेक्शन नहीं होगा तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पे वो बढ़ते रहेंगे। जो वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट इंट्रोकोकाई है, इट इज़ नोन टू सर्वाइव ऑन सर्फेसेस फॉर 5 days। अगर वो किसी सरफेस पे रह गया तो वो 5 दिन तक वहाँ पे जिंदा रह सकता है। तो आप को डिसइंफेक्शन करना है। अगर पेशेंट डिस्चार्ज हो गया है तो थॉरो एंड डीप क्लीनिंग ऑफ द बेड रेलिंग्स इंक्लूडिंग ऑल द पेशेंट केयर आइटम्स होना चाहिए, राइट? व्हाट कैन यू यूज फॉर दिस? क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स आप यूज कर सकते हो। आप सोडियम हाइपोक्लोराइड फ्रेशली प्रिपेयर्ड ब्लीच आप यूज कर सकते हो, है ना? द डिसइंफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। These are all core strategies. ये किसके अंतर्गत आता है? Contact precaution के अंतर्गत। What are other 2 transmission based precautions that we follow? Droplet and airborne. Very good. Then organism specific और resistance mechanism based approaches. तो इस approach के अंतर्गत क्या आता है? जैसे मैंने आपको बताया कि isolation होना चाहिए patient का, but most settings में we do not have this isolation rooms. आइसोलेशन रूम्स अलग होती है जहाँ पे आप पेशेंट को रख दो जो MDRO सस्पेक्टेड है, बट बहुत सी सेटिंग्स में जहाँ पे आइसोलेशन की क्राइटेरिया हम फॉलो नहीं कर सकते, वहाँ पे हम ये लेविशम आइसोलेशन प्रायोरिटाइजिंग स्कोरिंग फॉलो करते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म, एविडेंस कितना है, रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म क्या है, उसको डील कैसे कर सकते हो। इस स्कोरिंग के बेस पे जो हाई स्कोर करेगा पेशेंट उसको हम पहले आइसोलेट करेंगे, ऐसे फॉलो किया जाता है, ठीक है? देन टारगेटेड स्क्रीनिंग फॉर पेशेंट्स विथ हायर रिस्क। हायर रिस्क पेशेंट्स क्या होता है? जो पेशेंट्स होते हैं ICU के अंदर, दे आर वेरी डेबिलिटेटेड, दे हैव वेरी लो इम्यूनिटी, प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल स्टे हो जाता है उनका। सो दीज पेशेंट्स आर कंसिडर्ड एज हायर रिस्क पेशेंट। तो what will you do? You will go for targeted screening of this patient. अगर उनके सराउंडिंग में कोई एक पेशेंट ऐसा आया है जिसके अंदर सपोज कैंडिडा ऑरस आपको सस्पेक्ट किया आपने, उसका पॉजिटिव आया फाइंडिंग, तो ऐसे केसेस में आपको टारगेटेड स्क्रीनिंग करना है पेशेंट्स का। तो स्क्रीनिंग कैसे करोगे? सराउंडिंग से आप सैम्पलिंग करोगे और पेशेंट के आर्मपिट्स, नेजल, नेट्स, ग्रोइन एरिया से आपको सैम्पलिंग करना है, ठीक है? Where else can you perform this? Suppose, okay, let's talk about decolonization. Decolonization किन केसेस में किया जाता है? जिनमें ऑलरेडी MDRO मिल गया। तो अगर वो हेल्थ केयर वर्कर है तो आप कैसे ट्रीट करोगे उसको? हेल्थ केयर वर्कर्स को अगर नेड्स में MRSA मिलता है, यू हैव टू गिव 2% म्यूपिरोसिन ऑइंटमेंट, ठीक है? कोई पेशेंट है उनको आप क्लोरेक्सिडिन बॉडी वॉश देते हो, ओके? और क्या कर सकते हो? if he is resistant towards mupirocin also, then there is a new combination which includes neomycin 0.5% neomycin, okay, and chlorhexidine 0.1%, that we can use. Whatever screening you have done for these patients, उसका आपको सर्विलेंस एंड टाइमली फीडबैक देना है वहाँ के इंचार्ज को, वहाँ के नर्सिंग इंचार्ज को और जो भी डॉक्टर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको, सो दैट कोहोर्टिंग ऑफ पेशेंट प्रॉपरली हो सके, राइट? इफ 3 क्यूबिकल्स आर देयर, फर्स्ट क्यूबिकल में कोई पेशेंट पॉजिटिव आया बट वो पेशेंट सेकेंड क्यूबिकल में था बहुत दिन तक, तो क्या आप सिर्फ फर्स्ट क्यूबिकल में सैम्पलिंग करोगे? यू आर सस्पेक्टिंग कि सेकेंड क्यूबिकल के पेशेंट को भी शायद वो MDRO चला गया होगा,
So you will do surveillance and sampling in both the areas, right? And then you will go back to the authority, you will tell them that this patient has been infected. तो वहाँ उस अगर दूसरा patient भी infect हुआ है उसको भी वहाँ से निकाल के you will have to cohort with the case patient जिसको already MDRO है, so that other patients will not get infected, right? All of this is happening because environment में ये चले जाते हैं organisms through healthcare workers' hands. Okay, then we can go for AMSP. What is AMSP? Antimicrobial Stewardship Program. मैंने आपको selective pressure theory बताया, तो antimicrobial stewardship में what are we doing? If you find MRSA, what is the drug of choice? Vancomycin. But अगर methicillin sensitive Staphylococcus aureus है patient को, तो आप उसको vancomycin नहीं दोगे, क्योंकि vancomycin is inferior to methicillin sensitive. आप उसको क्या दोगे? No, linezolid is even higher antibiotic. You will not give the patient vancomycin. If MSSA is there, you can give other antibiotics such as nafcillin, methicillin, all these antibiotics. Okay, so this is known as antimicrobial stewardship. You have to, even if you have put the patient on empirical therapy, suppose आपने gram negative, gram positive दोनों का coverage अगर patient को दे दिया है, but अगर आपके sample में ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म नहीं आया, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आया है, तो आप टेलर्ड एंटीबायोटिक अप्रोच दे सकते हो. मतलब आप ग्राम नेगेटिव जो आपने ऐड किया था, सपोज सेफ्ट्रैक्सोन आपने ऐड किया था, उसको आप हटा सकते हो, उसको जबरदस्ती पेशेंट को नहीं देना है. ही डज नॉट रिक्वायर इट, ओनली कंटिन्यू विद द ग्राम पॉजिटिव अप्रोच, राइट? दिस इज नोन एज एंटीमाइक्रोबियल स्टीवर्डशिप प्रोग्राम. ओके, these are all organism specific approaches. Then during targeted screening, I want to discuss MRSA कहाँ पे आपको हो सकता है. आप हेल्थ केयर वर्कर अगर सस्पेक्ट कर रहे हो that certain group is had a history, if suppose any ward had a history of many MRSA cases, so you want to do healthcare worker screening in this area, तो आप कहाँ से samples लोगे? healthcare workers के nares से sample लोगे, right? You can take samples from patients from where? Groin, armpits and nares. If you are suspecting VRE, vancomycin resistant enterococcus, so enterococcus is a commensal flora where in the gut of the human and female genital tract. You can take samples from, you can take rectal swabs, right? Or you can take, if you're suspecting ESBL or any other carbapenem resistant organisms, you can take samples from urine. You can take samples from any devices that are attached to the patient's body. वहाँ से आप sampling कर सकते हो. Or any wound or any drain that has been put in the patient's body. Drain fluid से भी आप sample ले सकते हो, पस से भी ले सकते हो. पस तो वो भेजेंगे for diagnosis. But if you are doing active surveillance, these are the sites you can suspect for sampling. ठीक है? This is about organism specific approach. About multi-drug resistant organisms. ठीक है?